नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कशन करेंगे 30 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल का। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है एक क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल जो लोकसभा में टेबल हुआ है, इसके रिगार्डिंग है। इसमें पुलिस को जो पर्सनल डेटा है फॉर प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, उसके राइट्स बढ़ाए जा रहे हैं। एंड नाउ पुलिस को अब और राइट दिए जा रहे हैं कि वो और दूसरे डिफरेंट टाइप की भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट है जो कि काफ़ी सेंसिटिव हो सकती है। तो लेट्स लुक द आर्टिकल। यहाँ क्या कहा जा रहा है आर्टिकल में कि जो अभी करंट बिल आया गया है ये हमारी सेंसिटिव पर्सनल एंड बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल देने की बात करी जा रही है, और इसको पुलिस करीब करीब 75 ईयर्स तक अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकती है। एक चीज़, और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल को ये डेटा कलेक्ट और प्रोसेस करने का राइट दिया गया है। तो यहाँ पर ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एक जो स्टेट इंटरेस्ट है और दूसरा जो स्टेट इंटरेस्ट है टू कीप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ जो एक हमारा पर्सनल स्पेस है, इन दोनों में प्रपोर्शन कैसे मेंटेन होगा। तो जो आपका के पुत्तुस्वामी केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो यहाँ पर वायलेट हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन और राइट टू प्राइवेसी भी इसमें वायलेट हो रही है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब हुआ कि आप खुद के अगेंस्ट गवाही दे रहे हैं। ओके, तो अब ये पर्टिकुलर बिल जो है ये रिप्लेस करेगा 1920 आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट को, ठीक है, जिसमें आपको बोला गया था कि फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट और फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने का राइट दिया गया था। बट अभी मैं आपको फिंगरप्रिंट, पाम, फुटप्रिंट, फोटोग्राफ, आइरिस, रेटिना स्किन, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड देयर एनालिसिस, उसके अलावा बिहेवियर एट्रीब्यूट मतलब सिग्नेचर, हैंड राइटिंग एंड एनी अदर एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। मतलब आप देख रहे हैं कि फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स का तो काफ़ी वाइड रीचिंग इम्प्लीकेशन हो सकता है, क्योंकि इस टर्म को एग्जॉस्टिवली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। बट इसे माना यह जा रहा है कि ब्लड और हेयर सैंपल है और डीएनए सैंपलिंग में भी इसका यूज़ किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए पहले मजिस्ट्रेट का आपको एक मजिस्ट्रेट से आपको इसका रिटन सैंक्शन लेना पड़ता था, रिटन परमिशन लेनी पड़ती थी। बट अब वो यहाँ पर डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली मेंशन हो जाएगा, आई मीन इम्प्लिसिट हो गया अब इसमें कि वो कर सकते हैं, और वो भी फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम हेड कांस्टेबल। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोला गया है कि कैन कलेक्ट डेटा फ्रॉम एनी पर्सन ओनली अ सर्टेन कैटेगरी सच एज कन्विक्ट मतलब जिन्हें किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट कर दिया गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड दोज हु सबमिट अ श्योरिटी बॉन्ड मतलब जो पुलिस स्टेशन में हाजिरी देते हैं। उसके बाद इन लोग को तो सबमिट ही कर सकते हैं, इन लोग से वो सैंपल ले सकते हैं। उसके बाद है जुवेनाइल ऑफेंडर्स आर आउटसाइड ऑफ द रेमिट ऑफ पुलिस स्टेशन, द बिल लीव्स सम एम्बिग्यूटी ऑन द कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर माइनर्स, मतलब 16 से 18 साल की डेटा कैसे ली जाएगी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, और जुवेनाइल ऑफेंडर्स को भी इससे बाहर किया गया है। तो यहाँ पर यही बात है कि अब हमें, क्योंकि अभी हमारे पास कोई डेटा प्रोटेक्शन राइट के तहत डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई भी हमारे पास रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, उसके चलते ये सब चीज़ें सेंसिटिव हैं। तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को इस चीज़ को पहले डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर सर्टेन गाइडलाइंस लानी चाहिए, उसके बाद इस चीज़ को उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और इसके थोड़ा सा एग्जॉस्टिवली एक्सप्लेन करना चाहिए हर एक टर्म को। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, ये है नॉट फार इनफ। ये जो अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की विजिट हुई है उस पर बात है। तो यहाँ पर राइटर पहली बात है इस चीज़ को क्लेरिफाई किया है कि चाइना की विजिट थी क्यों। पहली बात है वो इंडिया के रिलेशन में नहीं थी, इंडिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। और राइटर यहाँ पर यह भी बता रहा है कि जो एलएसी वाला स्टैंड ऑफ है उसके बाद ऑलमोस्ट ये चौथी विजिट रही होगी जहां पर एस जयशंकर से फॉरेन मिनिस्टर मिलेंगे। तो देखिए क्या रीजंस यहाँ पर बोले गए हैं। कि बात तो है, चाइना अब अपने आप को एक बिग पावर और रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप में अपने आप को मानता है, एक चीज, इसीलिए वो अफगानिस्तान जो कि अभी वॉन्ट ऑन सिचुएशन में है, और उसके बाद यूक्रेन के मुद्दे उठा रहा है, क्योंकि वो अब अपने आप को एक सुपर पावर की तरह देखता है। तो वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है इस चीज के लिए कि वो इस चीज में इंटरवीन करके इसे सुधार सकता है। सेकेंड, क्योंकि ब्रिक्स समिट आने वाला है तो उसकी सक्सेस के लिए वो इंटरनेशनल
लॉबी क्रिएट कर रहा है। थर्ड ये बात करते हैं, बीजिंग इंटेंडेड टू कंसोलिडेट द इम्प्रेशन दैट चाइना इंडिया हैव, बीजिंग ये दिखाना चाह रहा है, आई मीन चाइना ये दिखाना चाह रहा है कि चाइना एंड इंडिया का जो स्टांस है रशिया के ऊपर वो सेम है, और इंडिया अपने आप को यूएस से पार्ट कर रहा है, मतलब दूर ले जा रहा है, ऐसा दिखाने की बात है। और उसके बाद P5 मतलब वीटो पावर वाली कंट्रीज में चाइना पहली ऐसी कंट्री है जिसने अफगानिस्तान विजिट किया है, तो वो अपने आप को जैसा कि रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह शो ऑफ करना चाह रहा है। और दूसरी चीज़ है, इन्होंने OIC का जो स्टेडियम, OIC का जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया है इंडिया के कश्मीर वाले मैटर को हाईलाइट करने का, वो भी एक इनकरेक्ट है। हालांकि इनके यहाँ खुद जिंजियांग प्रोवेंसी में काफ़ी इस्लामिक वायलेशंस हैं, काफ़ी वहाँ पर ह्यूमन क्राइसिस है इस्लामिक सिटीजन्स को लेकर। तो ये बात हुई इसके बारे में। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इंडिया ने अपना जो इंडिया का स्टैंड है वो इंडिया ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि जब तक आप पीस नहीं करेंगे तब तक नॉर्मलसी नहीं आ सकती है, नॉर्मलसी के लिए पीस प्रीरिक्विजिट है। फिर इंडिया की टेरिटरी की बात करी गई तो चाइना ने ऑलरेडी कश्मीर में अक्साई चीन एरिया में और शख्सगाम वैली में वहाँ पर एक इलीगल ऑक्यूपेशन ले रखा है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से जिंजियांग वाली बात को हाईलाइट करी है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर एट्रोसिटीज़ झेलनी पड़ रही है जो को इन्होंने हाईलाइट नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पर आप ये मैप देख रहे हैं कि जो आपका ये करंट आपका गांव वैली है जो कि POK का पार्ट है, और आप देख सकते हैं कि ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है, और ये दौलत बेग ओल्डी है, और ये अक्साई चीन है। तो ये काफ़ी अच्छा मैप है, इसको आप याद रख सकते हैं। ये हॉट स्प्रिंग है, ये गलवान वैली क्लैश है, और ये पेंगोंग सो लेक है, ठीक है। तो ये आई कि ये मैप आपको यूजफुल रहे शीर्ष को लोकेशन पर करने में। अब दूसरी बात आती है कि इंडिया की जो विजिट है ब्रिक्स समिट के लिए और RIC के लिए वो ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रखती, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है। इंडिया ने एब्सटेन किया है, बट इंडिया ने रशिया का सपोर्ट नहीं किया है यूक्रेन वाली क्राइसिस पर। ओके, तो था इस आर्टिकल, और ये GS2 का आर्टिकल है। तो ये एक आर्टिकल आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि अभी एस्पिरेशंस क्या हैं चाइना की विद रिस्पेक्ट टू करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, और वो अपने आप को क्या दिखाना चाह रहा है। तो इससे आप एक बार चाइना की एस्पिरेशंस को रीएक्सेस कर सकते हैं और अपने आंसर में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज, यहाँ पर ये एक आर्टिकल है जिसमें नेटो के ऊपर कुछ बातें लिखी गई हैं। यहाँ पर बोला गया नेटो विल नीड ए डिक्लेयर्ड डिटरेंस पॉलिसी विथ आइडेंटिफाइबल रेड लाइंस टू एक्ट एज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर क्रेडिबल रिस्पॉन्स। डिटरेंस मतलब होता है किसी को डराने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज है आइडेंटिफाइबल, मतलब ऐसी रेड लाइंस मतलब कि लिमिट, आइडेंटिफाइबल लिमिट, जो लिमिट दिखे। ओके, एक्ट एज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर क्रेडिबल रिस्पॉन्स, ठीक है। क्रेडिबल रिस्पॉन्स मतलब हुआ कि नाटो को अब अपनी ऐसी डिटरेंस पॉलिसी क्रिएट करनी है जिसके तहत वो अपनी कुछ लिमिट्स क्रिएट करेंगे। अगर कोई फॉरेन पावर उस लिमिट को क्रॉस करती है तो नाटो की तरफ से क्रेडिबल एक्शन मतलब एक अपोजिट रिस्पॉन्स आ सकता है। ओके, अब यहाँ पर ये बात करते हैं कि नाटो एक्टिवेटेड इज मल्टी नेशनल रिस्पॉन्स फोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मिलिट्री अलायंस ऑफ 73 ईयर्स हिस्ट्री, ठीक है। नाटो ने जो भी उसके नाटो के मेंबर हैं और बॉर्डरिंग स्टेट हैं यूक्रेन और रशिया के, वहाँ पर नाटो की फोर्स को उन्होंने ऑलरेडी स्टैंड बाई पर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर नाटो की तरफ से कुछ एक्शन बताए जा रहे हैं कि जो काफ़ी इंडिसाइसिव थे, जिनका कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं समझ में आया। पहली बात है कि 8 ईस्टर्न यूरोपियन नेशन एंड बाल्टिक नेशन, उन्होंने बोला कि आर्टिकल 4 को इन्वोक करने के लिए। अब नाटो का आर्टिकल 4 ये कहता है कि मेंबर नेशंस को कंसल्टेशन के लिए बोलने के लिए, कि मेंबर नेशंस कह रहे हैं कि आप एक अपने हायर ग्रुप की कंसल्टेशन करो जो आपकी गवर्निंग बॉडी है, क्योंकि आपकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो उस पर अटैक हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज है, इन्होंने बोला कि नो फ्लाई जोन क्रिएट करने के लिए यूक्रेन ने प्रपोजल किया, और पोलैंड ने बोला कि मिग फाइटर एयरक्राफ्ट भेजेंगे। तो पहली बात है, जो नाटो वाला इंसिडेंट है कि आर्टिकल 4 इन्वोक करने के लिए, उस पर रशिया ने साफ साफ इंडिया ने USA ने साफ साफ मनाही दे दी कि इट विल अमाउंट टू अ वॉर अगेंस्ट रशिया, वो ऐसा नहीं करेंगे, ट्रूप्स अपनी नहीं भेजेंगे। और
दूसरी चीज़ है यूक्रेन वाला, तो नो फ्लाई जोन उन्होंने नहीं क्रिएट किया, और पोलैंड ने जो मिग फाइटर का था उस पर भी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया। बस ये दिखा दिया गया कि अभी करंट एक्शन फिजिबल नहीं है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन सब के चलते रशिया को एक तरीके से उसको और शय मिल गई कि हाँ उसने अंडर एस्टिमेट कर लिया नाटो को कि विलिंग मतलब वेस्ट कोई एक्शन नहीं लेने वाला है, और नेटो ने भी ओवर एस्टिमेट कर लिया रशिया को कि हम छोटा सा भी एक्शन लेंगे तो हो सकता है रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स कर दे और हमारे ऊपर भी वॉर कर दे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो एक तरीके से नाटो ने रशिया का बहुत बड़ा एक थ्रेट समझ लिया, और इस चीज की लिबर्टी लेके रशिया ने भी नाटो को बहुत हद तक अंडर एस्टिमेट कर लिया। क्यों? क्योंकि कोई भी डेटरेंस पॉलिसी नहीं है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है आपको कितनी, आप किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हो नेटो को। तो रशिया को इस पर कोई भी वो नहीं रहा, और ये फाइनली ये सिचुएशन बन के आ गई। अब यहाँ पर ये बात कही है कि नेटो के एंड से और भी कोई ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भी नहीं मिली यूक्रेन को, कि अंदर जो हो सकता है कि कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर वहाँ पर जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनको सपोर्ट किया जाए बाई एयर, वहाँ पर जो सिचुएशन खड़ी है लोगों को खाना पानी पहुँचाने की, रसद पहुँचाने का काम किया जाए। ऐसा भी एक्शन देखने को नहीं मिला, जो कि हालांकि एक वॉर को अमाउंट नहीं करता बट एक कंट्री को मॉरल सपोर्ट की तरह जरूर काम करता। तो इन सब के चलते यहाँ पर राइटर ने यही बोला है कि नाटो को एक डिटरेंस पॉलिसी रखनी होगी ताकि आगे फ्यूचर में ऐसे केसेस को हम कंट्रोल कर सकें। क्रीमिया के बाद ही ऐसा हो जाना चाहिए था, बट सिंस अभी तक इस पर कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं है। ये आर्टिकल आपका अगेन GS2 का है, बट इतनी कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। ये अगर आपको स्पेसिफिक, क्योंकि इसमें इंडिया का पर्टिकुलर इंडिया पिक्चर में आ नहीं रहा है, इस वजह से ये इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है। अब बात यहाँ पर एक फोर्थ आर्टिकल की आती है, फॉर हुम क्राइसिस वॉज रिप्राइव। रिप्राइव आपने पावर्स में पढ़ा होगा प्रेसिडेंट के और पॉलिटी में। तो यहाँ पर रिप्राइव का मतलब डिले इन पनिशमेंट। फॉर हुम क्राइसिस वॉज रिप्राइव मतलब किनके लिए ये एक जो क्राइसिस आई पेंडेमिक की, जहाँ पर स्कूल क्लोज हो गए, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से लेम हो गया, वो किसके लिए पॉजिटिव था। यहाँ पर बात करी गई दिव्यांगजन की, जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करी गई है। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल्स का जो एनवायरनमेंट है वो इतना कंड्यूसिव नहीं है डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को। उनके जो फेलो क्लासमेट्स हैं वो बुली करते हैं और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। उसके चलते क्या होता है कि कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन, जैसा कि यहाँ पर कच की डेफिनेशन लिखी है राइटर ने, करेज इज जस्ट अनदर नेम फॉर हैविंग नो चॉइस। तो स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर ऑप्शन नहीं क्रिएट होता है कि वो अपने आप को फुल पोटेंशियल पर नहीं डिस्प्ले कर पाते हैं, फॉर द रीज़न क्योंकि जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हॉस्टाइल होता है उनके लिए। तो इसी के चलते यहाँ पर राइट ने ये बात करी है कि हमारे स्कूल्स के एनवायरनमेंट को हमें इंक्लूसिव करना चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा कि नालसार ने अपने हॉस्टल का एक फ्लोर जो है LGBTQI कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दिया। तो सेम काइंड ऑफ हमें एनवायरनमेंट स्कूल्स में भी क्रिएट करना है ताकि इंक्लूसिविटी आए और स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस के साथ एजुकेशन को ग्रास्प कर सकें, ना कि एक डर के साथ। स्कूल आना एक हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए, ना कि हॉस्टाइल एक्टिविटी। सो यहाँ पर इसी चीज़ पर बात करी है, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।